सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं आपका होस्ट मुइज़्ज़ुर रहमान और मैं हूं अलीबा फातिमा। नाज़रीन, आज है 5 फरवरी का दिन जिसको कहते हैं यौम यकजहती कश्मीर, और आज पाकिस्तान में सरकारी सतह पर अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ हम इज़हार यकजहती कर रहे हैं। यह हम पर फ़र्ज़ है कि हम कश्मीर की समाजी, सियासी और कौमी सतह पर हिमायत जारी रखते रहे हैं। कश्मीर का मसला बहुत पुराना है और बड़े अरसे से चल रहा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ज़िंदगियों के अंदर ही ये मसला हल भी किया जाएगा और कश्मीरी अवाम को सेल्फ़ डिटर्मिनेशन का राइट, जो इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम फ़लस्तीनियों के लिए भी इसी राइट के लिए एडवोकेट करते रहते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें ये राइट ज़रूर मिलेगा। लेकिन ख़बरों का सिलसिला शुरू करने से पहले सबसे बड़ी ख़बर प्रिंस आगा खान का है। बिल्कुल नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि इंतहाई अफसोसनाक खबर से कि प्रिंस करीम आगा खान, जो कि करोड़ों इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा भी और पाकिस्तान का उनसे बड़ा एक दरीना ताल्लुक़ था, उनका जो है पोर्चुगल के दारुल हुकूमत लिस्बन में 88 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। गुज़िश्ता शब वो अपने ख़ानदान के साथ पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में थे। उन्होंने आगा खान फाउंडेशन की बुनियाद रखी और आगा खान फाउंडेशन और इस्माइली कम्यूनिटी ने अपने वेबसाइट्स पर ऐलान किया कि हिज़ हाइनेस प्रिंस करीम अल हुसैनी आगा खान चहारम और शिया इस्माइली मुसलमानों के 49वें मौरूसी इमाम का इंतकाल मंगल को हुआ। प्रिंस आगा खान ने सिर्फ 20 साल की उम्र में इस्माइली मुसलमानों की क़यादत संभाल ली थी जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट थे, और उनके ग्रैंडफादर ने उनको उनके वालिद को छोड़कर जो है अपना जानशीन मुकर्रर किया था। उन्होंने कहा था कि उनके फॉलोअर्स की क़यादत एक ऐसे नौजवान को करनी चाहिए जो नए दौर में परवान चढ़ रहा हो। बिल्कुल नाज़रीन, प्रिंस करीम आगा खान का जो एक दौर था वो 6 दहाइयों पर मुहित था, और उसके दौरान प्रिंस करीम आगा खान एक बिज़नेस मैग्नेट और फिलॉन्थ्रोपिस्ट बन गए। उनके आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क ने हेल्थ केयर, हाउसिंग, एजुकेशन और नाज़रीन जो रूरल सतह पर यानी देहात के सतह पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी वहाँ की जो पूरे इलाके की अपलिफ्टमेंट, स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान अगर आप देखें उस पर उन्होंने बड़ी ख़ास तवज्जो दी। उनके नाम से हस्पताल बांग्लादेश, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान और अफ्रीका तक कीनिया जैसे ममालिक में भी मौजूद हैं, जहाँ उन्होंने लोकल इकोनॉमीज़ यानी जो वहाँ की मकामी मईशत थी उनकी तरक्की के लिए करोड़ों और अरबों डॉलर्स खर्च किए। और ये इतना ज़्यादा वसी इनका फिलैंथ्रोपिक काम है कि अगर हम कराची में भी देखें तो सबसे बड़ा हॉस्पिटल, सबसे बेहतरीन हेल्थ केयर प्रोवाइड करने वाला और कटिंग एज मेडिकल साइंसेस के ऊपर रिसर्च करने वाला हॉस्पिटल आगा खान ने ही बनाया है। आगा खान ने इस्लामी आर्ट और आर्किटेक्चर के फ़रोग के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया है। उन्होंने MIT और हार्वर्ड जैसे इंस्टीट्यूशंस में इस्लामिक आर्किटेक्चर के प्रोग्राम्स कायम किए और दुनिया भर में तारीख़ी इस्लामी इमारतों की बहाली या रेस्टोरेशन पर भी काफ़ी ज़्यादा काम किया। माली तौर पर इस्माइली कम्यूनिटी ने के रुकन अपनी आमदनी का 10% जो है डोनेट करते हैं प्रिंस आगा खान को, और इसलिए उनकी माली ताकत अरबों डॉलर तक पहुंच गई थी। अपनी पावर को जो है वो पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट नहीं किया, बल्कि आवाम की फलाह व बहबूद और वेलफेयर के लिए काम किया है। बिल्कुल, और नाज़रीन आपको इस हवाले से मज़ीद भी आगाह करें कि प्रिंस करीम आगा खान का कहना था कि अगर अल्लाह ने किसी को सोसाइटी में प्रिविलेज पोजीशन दिया, यानी अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई मुकाम दिया है तो उसकी मुआशरे के लिए जो है एक उस पर ज़िम्मेदारी है कि वो मुआशरे की फलाह व बहबूद के लिए काम करें। उन्होंने सोगवारान में अपनी अहलिया, 3 बेटे और 1 बेटी छोड़े हैं, और उन्होंने अपने जानशीन का ऐलान उनका जल्द किया जाएगा जो उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा है। आगा खान की वफ़ात के साथ इस्माइली कम्यूनिटी पूरी दुनिया में जो है सोशल डेवलपमेंट की दुनिया को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और उनका जो फिलैंथ्रोपिक काम है, जो उनकी सरगर्मियाँ हैं, उसने लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील भी की हैं। बिल्कुल नाज़रीन, और हम इसी के साथ ही तब पूरी दुनिया में प्रिंस करीम आगा खान से जुड़े हर शख्स के साथ हम इजहार ताज़ियत करते हैं इस दुआ के साथ कि उनको और उनके सोगवारान को सब्र दे, और जो उन्होंने एक लेगेसी छोड़ के प्रिंस करीम आगा खान गए, चाहे वो तालीम के मैदान में हो, हेल्थ केयर के मैदान में हो, सस्टेनेबल टूरिज़म जो उन्होंने नाज़रीन
कई 100 साल पुराने महलात को उन्होंने जो है अब होटल्स में कन्वर्ट किया, स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान में, और उसका जितनी आमदनी होती है वो उसी इलाके की लोकल डेवलपमेंट पे खर्च होती है। तो उनकी एक बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं और हमें ये उम्मीद करते हैं कि वो आगे भी कंटिन्यू होगी। इसके साथ ही नाज़रीन अब हम अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से की जाने बढ़ते हैं। तो नाज़रीन एक और बहुत अहम खबर से आपको आगाह करें कि अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हैरानकुन बयानात उनके चले ही जा रहे हैं और उसमें कोई रोक टोक आई नहीं रही। अब ताज़ा बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका गज़ा पर कंट्रोल हासिल कर लेगा और उसे मिडल ईस्ट की रिवेरा बना देगा। उन्होंने ये भी कहा कि फ़लस्तीनियों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। और नाज़रीन ये बयान अमरीकी फ़ॉरेन पॉलिसी की दहाइयों पुरानी पोजीशन के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और उस पर पूरे इलाके से मज़म्मत का उन्हें सामना करना पड़ा है, ख़ुसूसी तौर पर मशरिक़ी वस्ता की अगर बात की जाए। बिल्कुल, सबसे पहले तो ये बयान इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना बयान है। फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन से निकालने की बात करना इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी है। हमास के अहम रहनुमा समी अबू ज़हरी ने भी ट्रंप के इस बयान को मज़ाक़ ख़ेज़ और बेहुदा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के ख़यालात पूरे ख़ित्ते को आग लगा सकते हैं। नाज़रीन यहाँ पे मज़ीद भी आगाह करें कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह तजवीज़ इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश की। उन्होंने कहा कि अमेरिका गज़ा पर कंट्रोल कर लेगा और वहाँ 1000 ऑफ जॉब्स क्रिएट करेगा। ये बयान दरअसल उनकी रियल स्टेट डेवलपर की सोच को जाहिर करता है, जैसे वो किसी प्रॉपर्टी की बात करें और ना कि किसी ऐसी जगह की जहाँ 20 लाख से ज़ायद लोग रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गज़ा का सारा मामला ही सेल्फ डिटर्मिनेशन का है, उनकी राइट टू रूल देमसेल्व्स का है। और आप खुलेआम इस तरह नहीं कह सकते कि अब हम चाहते हैं कि गज़ा में रहने वाले तमाम फ़लस्तीनी जो है वो शिफ्ट हो जाएं, कहीं और चले जाएं। और ये तजवीज़ दरअसल फ़लस्तीनियों को इनकी ज़मीन से निकालने की एक साजिश है। उन्होंने गज़ा को डेवलपमेंट साइट डेमोलिशन साइट कहा है, जो जाहिर करता है कि वहाँ के लोगों को किस नज़रिए से अमेरिकन गवर्नमेंट देखती है। और ये पॉलिसी अमेरिका की ऑफिशियल पोजीशन के बिल्कुल बरअक्स है। ये आपको बताए कि 2 स्टेट सोल्यूशन जो है वो अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस, दुनिया में तमाम ज़्यादातर ममालिक की जो ऑफिशियल स्टांस है वो 2 स्टेट सोल्यूशन ही है। लेकिन अब ये गज़ा के मुस्तक़बिल को और फ़लस्तीनी रियासत को किस तरीके से अफेक्ट करेगी, हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। नाज़रीन, इसी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर सऊदी अरब ने भी बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया है कि वो फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन से निकालने की किसी भी कोशिश की मुखालफत करते हैं। उन्होंने भी कहा कि सऊदी क्राउन प्रिंस वली-अहद और मौजूदा वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस पोजीशन की तायद की है और कहा है कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इजराइल के साथ ताल्लुकात की कोई गुंजाइश नहीं है। नेतन्याहू ने भी ट्रंप के इस प्रपोज़ल पर अभी तक कोई डायरेक्ट कमेंट तो नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ट्रंप की तारीफ़ करते हुए कहा है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर हैं, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच रखते हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि इजराइल इस मंसूबे को फुल्ली सपोर्ट कर रहा है और ये मंसूबा इंटरनेशनल लॉ की खुली खिलाफ वर्जी भी कर रहा है। नाज़रीन, ये बयान और ये मंसूबा जो मुमकिन तौर पर आ सकता है फ़लस्तीनियों के लिए एक और नकबा का ख़दशा है। नाज़रीन, नकबा के बारे में आपको बताएं कि ये वो अलमनाक वाक़या था जब 1948 में लाखों फ़लस्तीनियों को उनके घरों से निकाल दिया गया था। अब सदर ट्रंप चाहते हैं कि जॉर्डन, मिस्र यानी उर्दन, मिस्र और दूसरे अरब ममालिक गज़ा के फ़लस्तीनियों को ले लें, जो कि एक समझे नस्ली सफाया है, जिसे एथनिक क्लेंजिंग कहते हैं, ये वही है। ट्रंप की ये पॉलिसी अमेरिकन मफादात के लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि अमेरिका ने महीनों से अपनी डिप्लोमेसी की थी, डिप्लोमेटिक मिशंस भेजे थे ताकि सऊदी अरब और इसराइल के बीच में ताल्लुकात को नॉर्मलाइज़ किया जाए। लेकिन फिर भी गज़ा पर इसराइली हमलों की जो है वो कंसिस्टेंट एक हमने बराज देखने को हमें सामने आया। और ये भी हमने देखा कि जो भी ये डिप्लोमेटिक अमल हैं, ये तमाम अवामिल अब ये रुक जाएंगे और ट्रंप के इस बयान से इस तमाम एफर्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। नाज़रीन, अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा की बात करें तो उनकी जानिब से जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक गज़ा में इजरायली बमबारी से पैदा होने वाले 50 मिलियन टन से ज़ायद मलबे को साफ़ करने में 21 साल लग सकते हैं और उस पर $1.2 अरब खर्च होंगे। इसके बावजूद सदर ट्रंप इस इलाके को एक टूरिस्ट रिजॉर्ट में तब्दील करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये बात करना भी बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेशनल लॉ को तो जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने उठा के डस्टबिन में फेंक दिया है, ना वो WHO के साथ काम करने के लिए तैयार है, ना वो USAID को कंटिन्यू करने के लिए तैयार है। उन्होंने इतने बड़े इस तरह के इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हुए फैसले लिए हैं। इवन द टैरिफ डिसीजन वाज अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड और उन्होंने गुज़िश्ता शब यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल होती है उससे भी साइन करके अमेरिका को उससे बाहर निकाला है। एग्जैक्टली, इट्स एज इफ के
वो दुनिया में जो अमेरिका का रोल था, जो थोड़ा बहुत मुस्बत रोल भी था, वो भी उसको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका ने हमेशा टू स्टेट सोल्यूशन की हिमायत की है आज तक, और इसमें इज़राइल और फ़लस्तीन दोनों महफूज सरहदों के अंदर रहें। फ़लस्तीनी मगरबी किनारे और मशरक़ी जेरूसलम और गज़ा की पट्टी में अपनी रियासत बनाए, जो 1967 की जंग में इसराइल ने कब्ज़ा कर ली थी। लेकिन ट्रंप की ये नई पॉलिसी इस पोजीशन को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देगी। बिल्कुल नाज़रीन, आपको यहाँ पे आखिर में ये बताना बहुत ज़रूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने गज़ा, इसराइल और सऊदी अरब का दौरा करने का ऐलान भी किया है, लेकिन उन्होंने इसकी तारीख का ऐलान अभी नहीं किया। यहाँ वाज़ेह रहे कि नाज़रीन, ये दौरा उनकी इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना पॉलिसी को मज़ीद मजबूत करने की कोशिश है, जिसका मकसद फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन से महरूम करना है, और वो चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया और इज़राइल के ताल्लुकात नॉर्मलाइज हों। लेकिन ये बहुत खुश आइन बात है कि सऊदी अरब अपनी उस पॉलिसी पे बहुत सख्ती से कारबंद है कि वो जब तक टू स्टेट सोल्यूशन 1967 की जो बॉर्डर लाइन है उस वक्त रिस्टोर नहीं होगा, सऊदी अरब कहता है कि इज़राइल के से उसके ताल्लुकात नहीं नॉर्मलाइज हो सकते। बिल्कुल, और हमास के सीनियर लीडर समी अबू ज़हरी ने भी कहा है कि ट्रंप का ये बयान इंतहाई मुज़हका ख़ेज़ है, और ट्रंप की ये ख्वाहिश जो है कि वो गज़ा को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसको मजाक को एज अ मजाक लेबल किया है, और ये इस तरह के ख़यालात जो हैं पूरे रीजन को आग लगा सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ हम आपको मज़ीद बताएंगे कि सऊदी अरब का क्या बयान था और मशरिक़ वस्ता के बाकी ममालिक का क्या रद्द अमल था डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बारे में। लेकिन इससे पहले हमें एक ब्रेक लेनी होगी। कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़। नाज़रीन, वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। अब हम आपको बताते हैं कि सऊदी अरेबिया ने जो डोनाल्ड ट्रंप की गज़ा पर कब्ज़े की पॉलिसी उसके हवाले से क्या रद्दअमल दिया। सऊदी अरब ने भी फौरी तौर पर इसकी मुखालफत की है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह किया है कि फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन से निकालने की हर कोशिश की मुखालफत करते रहेंगे। नाज़रीन, सऊदी वली-ए-अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने साफ कह दिया है कि सऊदी अरब इज़राइल के साथ ताल्लुकात नहीं कायम करेगा जब तक फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनती, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो टू स्टेट सोल्यूशन है 1967 की जो बॉर्डर लाइन है उसके तहत। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज़ ने भी कहा है कि वो सख्ती से इस बयान की तनकीद करते हैं। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियन पोजीशन वही है जो पहले थी। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट टू स्टेट सोल्यूशन की ही हिमायत करेगा, और अमरीकी कांग्रेस में जो एक वाहिद फ़लस्तीनी मेंबर है रशीदा तलीब, उन्होंने भी ट्रंप के इस बयान को फैनेटिकल बुलशिट करार दिया है। नाज़रीन, उन्होंने मज़ीद ये कहा कि फ़लस्तीनी कहीं नहीं जा रहे। ये सदर सिर्फ इसलिए ऐसी बातें कर सकता है क्योंकि कांग्रेस में दोनों पार्टीज़ जेनोसाइड और एथनिक क्लेंजिंग की फंडिंग की हिमायत करती हैं। यहाँ ये बात काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि बाइडेन और डेमोक्रेटिक पार्टी जो इतने अरसे से पावर में थी और जेनोसाइड को लिटरली फैसिलिटेट कर रही थी, अब वो इस बयान पर तनकीद करना चाहते हैं। डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस वैन हॉलन ने कहा है कि ट्रंप का 2 मिलियन फ़लस्तीनियों को गज़ा से निकालने का ये बयान और इस पर कब्ज़ा करने की बातें, ये तमाम ये जो प्लान है ये एथनिक क्लेंजिंग के अलावा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ ये बात भी बहुत करना ज़रूरी है कि एथनिक क्लेंजिंग और जेनोसाइड में क्या फ़र्क होता है, और इसमें से कौन सी चीज़ करना ज़्यादा बुरा है, कौन सी चीज़ कम बुरा। एक तरह से देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट इटसेल्फ, जहाँ तक गज़ा और फ़लस्तीन की बात है, ये तमाम लोग एक जैसे ही हैं। डोनाल्ड ट्रंप, बाइडेन, एंथनी ब्लिंकन, दे ऑल हैव द सेम प्लान ऑफ एक्शन फॉर गज़ा। और यहाँ ये भी बात करें कि जो सेनेटर साहब हैं ये डेमोक्रेटिक पार्टी के, इन्होंने कहा है कि ये ऐलान ईरान और दीगर मुखालिफिन को मज़ीद ताकत दे रहा है और हमारे अरब पार्टनर्स को कमज़ोर करेगा। बिल्कुल नाज़रीन, और अमरीकी मुस्लिम एडवोकेसी ग्रुप काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस ने इस पर शदीद रद्द अमल दिया और उन्होंने कहा कि गज़ा फ़लस्तीनी अवाम का है और अमरीका का नहीं, और अगर फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन से निकाला गया तो ये इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म होगा और वसी तर तनाज़ात को जन्म देगा। अरब अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने भी कहा है कि अगर सदर वाकई ही मशरिक़ वस्ता में अमन चाहते हैं तो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक फ़लस्तीनी अवाम के सेल्फ डिटर्मिनेशन की हिमायत उन्हें करनी चाहिए, ना कि इनके फोर्स्ड ट्रांसफ़र की बात करें। नाज़रीन, यहाँ पे एमनेस्टी इंटरनेशनल USA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पॉल ओब्रायन ने कहा है कि गज़ा से तमाम फ़लस्तीनियों को निकालना उन्हें बतौर कौम तबाह करने के मुतरादिफ है। गज़ा उनका घर है और गज़ा की तबाही और मौत इजरायली हुकूमत की तरफ से हज़ारों शहरियों को अमरीकी बमों से मारने का नतीजा है।
डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस मर्फी ने फिर दोबारा कहा कि ट्रंप पूरी तरह पागल हो गए हैं। गज़ा पर अमरीकी हमला हज़ारों अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत और मशरक़ी वस्ती में दिहाइयों की जंग का बायस बनेगा। अब ये जो तमाम बयानात इस वक्त आ रहे हैं, अगर तो ये बाइडन की हुकूमत में इन्होंने कोई डिफरेंट रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया होता या ये दिखाया होता कि द डेमोक्रेटिक पार्टी इज़ सीरियसली कंसिडरिंग पीस इन द मिडल ईस्ट, तो फिर कोई अलग बात होती। लेकिन हमें ये तमाम बयानात इस वक्त एक तरह से डिलूजन ही लग रहे हैं, लिप सर्विस जिसको कहें। एग्जैक्टली, इट्स अ लिप सर्विस कि वो बिल्कुल बस चाहते हैं कि ट्रंप के अगेंस्ट बात करें और गज़ा के फेवर में या इस तरह की तो कोई बात यहाँ नज़र नहीं आती। नाज़रीन, मज़ीद भी आपको इस हवाले से बताएं कि डेमोक्रेटिक रुकन जैक हिचिनक्लॉस ने इस तजवीज़ को लापरवाह और गैर माकूल करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जब डोनाल्ड ट्रंप कोई पॉलिसी पेश करते हैं तो उसमें हमेशा सेल्फ सर्विंग कनेक्शन होता है। नाज़रीन, उन्होंने जैरेड कुशनर का हवाला देते हुए कहा कि वो गज़ा को रिजॉर्ट्स में तब्दील करना चाहते हैं। ट्रंप का ये ऐलान मशरक़ी वस्ती में जैसे कि बम गिराने के मुतरादिफ है। ये एक ऐसे वक्त आया है जब गज़ा में इजरायली फोर्सेस की तरफ से जारी जंगी जराइम ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। सदर ट्रंप ने कहा है कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका ये कहना था कि वो गज़ा को एक इंटरनेशनल रिजॉर्ट में तब्दील करना चाहते हैं जहां दुनिया भर के लोग आके रह सकें। उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि यहाँ फ़लस्तीनी भी रह सकेंगे, लेकिन ये बस एक बात ही लगती है, ये कोई ऐसा बयान नहीं लगता जिसमें वो सच में उसको बिलीव करते हैं। नाज़रीन, अगर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया पॉलिसी बयानात की रोशनी में देखा जाए तो हकीकत ये है कि उनकी पॉलिसी जो है वो अमेरिका फ़र्स्ट नहीं, अमेरिका मोर बन चुकी है। और उसकी वजह यह है कि वो न सिर्फ गज़ा पर कब्ज़ा करना चाहते हैं बल्कि वो पैनामा कैनाल भी दोबारा हासिल करना चाहते हैं। इसके साथ साथ वो डेनमार्क पर भी दबाव डाल रहे हैं कि ग्रीनलैंड का पूरा इलाका अमेरिका को दे दिया जाए। और अब तो और वो अपने एक बहुत ही करीबी एलाय जो उनका पार्टनर रहा है सालों से, कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत बनाने की बात कर रहे हैं। नाज़रीन, ये सब उनकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ का एक हिस्सा है। नाज़रीन, ट्रंप के दामाद और साबिक एडवाइज़र जैरेड कुशनर ने पिछले साल भी गाज़ा में जो है एक रिवर फ्रंट प्रॉपर्टी बनाने की, डेवलपमेंट करने की जो है बात की थी। और उन्होंने ये पहले भी कहा था कि वो वेस्ट बैंक के भी कई एरियाज़ को उसके ऊपर कब्ज़ा करके एज अ रियल इस्टेट उसको यूज़ करना चाहते हैं। अब ट्रंप की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो बेसिक पॉलिसी है कि गज़ा से लोगों को निकाल दिया जाए और उस जगह के ऊपर कब्ज़ा कर लिया जाए, ये इंतहाई ख़तरनाक रवैया है जो बैनुल-अक़वामी क़ानून की खुली खिलाफ वर्जी भी है और गज़ा में रहने वाले 20 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को नकल मकानी करने पर मजबूर भी करेगी। ये एक एथनिक क्लेंजिंग के मुतरादिफ है। नाज़रीन, यहाँ आपको बताएं कि रॉयटर्स और इप्सोस की पोलिंग के मुताबिक अमरीकी अवाम में भी ट्रंप की इन पॉलिसीज़ के लिए कोई ख़ास सपोर्ट नहीं। सिर्फ 16% अमरीकियों ने ग्रीनलैंड ख़रीदने की हिमायत की, 29% ने पैनामा कैनाल पर कंट्रोल की हिमायत की और महज सिर्फ 21% ने वेस्टर्न हेमिस्फेयर में अमरीकी तोसी की हिमायत की। यही बताता है कि अमरीकी अवाम भी इस वक्त दुनिया में अमरीका की जंगों और तनाज़ात से तंग आ चुके हैं। बिल्कुल, और यहाँ ये भी बताएं कि सिर्फ 9% अमेरिकन ये बिलीव करते हैं कि ट्रंप को लाजमी गज़ा के ऊपर कब्ज़ा कर लेना चाहिए और इस पॉलिसी को फॉलो थ्रू करना चाहिए। तो इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी फ़ैमिली जो बेसिकली गज़ा के ऊपर, वेस्ट बैंक के ऊपर और फ़लस्तीन के इलाकों के ऊपर कब्ज़ा करके रियल इस्टेट प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, इंटरनेशनल रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं और ये नेतन्याहू के साथ मीटिंग्स भी कर रहे हैं, आराम से उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं। तो फिर ये सीज़ फायर क्या है और इस सीज़ फायर का क्या मतलब है? क्या ये सीज़ फायर डज़ इट रियली इंडिकेट एनी काइंड ऑफ पॉजिटिव डेवलपमेंट और अ फ्यूचर ऑफ पीस फॉर द मिडल ईस्ट? आई डोंट थिंक सो। यहाँ ये भी बात करना बहुत ज़रूरी है कि जब इतने बड़े लेवल पर फैसले लिए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो पार्टी या जो फैमिली इक़्तिदार में है, इस वक्त ट्रंप की फैमिली दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल फैमिली है। हम डायनास्टिक पॉलिटिक्स की बात करते हैं पाकिस्तान में, लेकिन दुनिया भर में अगर देखा जाए तो ट्रंप का ख़ानदान सिंगल हैंडेडली इज़ गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रीशेपिंग द मिडल ईस्ट विद बेंजामिन नेतन्याहू। अब देखते हैं कि आगे होगा क्या, लेकिन हमें इस बात से ये तो ज़ाहिर होता है कि सीज़ फायर महज एक दिखावा है। 60 दिन की जंग बंदी होगी, लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा, किस तरीके से गज़ा में से लोगों को निकाला जाएगा, वो एक बहुत ही दर्दनाक कहानी होगी जो अभी तक हुई भी नहीं है। बिल्कुल, और नाज़रीन, यही लग रहा है जो बयानात आ रहे हैं उनसे यही लग रहा है कि गज़ा इससे भी शदीद इंसानी अलमिया की जानिब बढ़ रहा है और ये मौका है कि पूरी आलमी बरादरी इकट्ठी हो और सदर ट्रंप को समझाए कि उनका ये मंसूबा सिर्फ़ और सिर्फ तबाही ही लाएगा, ना से इसको अमेरिका को फ़ायदा
कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया में ये और ज़्यादा अदम इस्तेहकाम पैदा करेगा। एग्जैक्टली और एक तरह से देखा जाए तो ट्रम्प के तमाम बयानात और तमाम डिसीजंस दे फॉल इनटू अ सर्टेन ट्रेंड। ट्रम्प चाहते हैं कि पूरी दुनिया पे डोनाल्ड ट्रम्प की हुकूमत हो और वो बादशाह सलामत कहलाएं। आप देखें कि जिस तरीके से इमिग्रेशन की पॉलिसी है, व्हाट डू इमिग्रेंट्स डू इन अ सोसाइटी। अगर एक सोसाइटी में ज़्यादा इमिग्रेंट्स होते हैं तो वो उसको डाइवर्सिफाई करते हैं, वहाँ के लोगों के ओपिनियंस को इन्फॉर्म करते हैं कि दुनिया में बाकी इलाकों में भी जो हो रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए अमेरिका में पॉलिसीज़ बनाई जाएँ। अगर जो हम डोनाल्ड ट्रम्प की US एड और तमाम एड के फॉरेन एड के इदारों को बंद करने की पॉलिसी देखें तो उसमें भी हमें यही नज़र आता है कि ये एड के इदारे फ़लस्तीन में एड पहुँचाते हैं, सीरिया में एड पहुँचाते हैं, उन तमाम इलाकों में एड पहुँचाते हैं मशरक़ वस्ता की, जिसको अमेरिका ने डिस्टेबलाइज़ किया है अपनी जंगों को वहाँ भेज कर एक्सपोर्ट करके, वॉर ऑन टेरर को एक्सपोर्ट करके। तो अब फाइनली जब हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प सीज़ फायर के बिल्कुल बाद बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठ के इलाके बांट रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन से एरिया में वो वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी बनाएंगे, कौन से एरिया में वो जेरेड कुशनर के वेस्ट बैंक के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट्स को अलाउ करेंगे, हमें यही लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प जस्ट वांट्स टू टेक ओवर द वर्ल्ड। बिल्कुल नाज़रीन, और हम इस हवाले से मज़ीद ये आगाह करते रहेंगे आपको, लेकिन यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त हो जाता है ख़त्म। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह हमारे अगले शो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बोल न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ज़रूर रिकॉर्ड करिएगा। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।